जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी साइंस टेस्ट सीरीज एंड जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपकी परीक्षा उपयोगी है। इसमें जो हम आपको टॉपिक बताएंगे ये साइंस से रिलेटेड है और आरआरबी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक परीक्षा प्रश्न में अब तक देखने को आपको मिले हैं। तो ये आरआरबी एलपी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 और आरआरबी एनटीपीसी के लिए और जेई आरपीएफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो ये इस पीढ़ी का ही एक संस्करण है। इसमें हम आपको सामान्य जानकारी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। पर उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, हमने आपको बताया इसमें हम आपको साइंस से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां या सूत्र वगैरह बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, इसमें आपको देखिए कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र यानी फॉर्मूले, आपके जनरल फॉर्मूले हैं जो कार्बनिक यौगिक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिससे आप पहचान भी कर सकते हो कि ये एल्किन है या एल्काइंस है या ईथर है या कार्बनिक अम्ल है। तो देखिए क्या किस सूत्र से पता कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए एल्किन का आपका जो श्रेणी है, श्रेणी में दो पार्ट है, एक तो कार्बनिक यौगिक, दूसरे पार्ट में आपका सामान्य सूत्र है इसके, जिससे आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए एल्किन का जो सूत्र है आपका, ये आपका है CnH2n+2, CnH2n+2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जितने भी आपके एल्किन हैं इसमें आपका सामान्य सूत्र ये प्रयोग होगा। जैसे CH4, तो CH4 के अंदर जो आपका सूत्र है वह ये वाला है। ठीक है, n बराबर यहाँ पर आपका 1 है। यदि आप 1 इसमें पुट करोगे तो देखिए Cn यानी C की जगह 1 आ गया, H की जगह देखिए 2n+2 है, तो n की वैल्यू तो आपकी 1 है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो आपका 4 आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला आपको प्रदर्शित है CH4 है। CH4 को आप मेथेन गैस कहते हैं। ठीक है, क्या मेथेन गैस, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से एल्काइंस कैसे कहते हैं, जिसमें आपका फॉर्मूला है CN2n-2। ऊपर वाले में देखिए आपका +2 हुआ था, ठीक है, नीचे वाले में आपको माइनस कर देना, उसको आप क्या बोलोगे, एल्काइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईथर कैसे कहोगे आप। तो देखिए ईथर का फॉर्मूला आपको दे रखा है CN2n, इसमें आपके O2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ईथर। जब भी आपको इस फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला दिया गया होगा और O उसमें हो, ऑक्सीजन के 2 अणु हो, तो आप पहचान जाएंगे कि ये ईथर। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका, इसका फॉर्मूला है CnH2nO2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का पता लगा सकते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है आपका, ये है आपका CN2n+2 और मल्टीप्लाई में O, जो कि आपका देखिए जो आपका इसमें दिया था मेथेन के अंदर, हमने एल्किन के अंदर, उसमें केवल O जोड़ देना है, तो ये एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एल्डिहाइड व कीटोन के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है आपका CnH2n और O। ठीक, एल्किन के लिए है आपका CnH2n। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए विभिन्न पैमाने पर आपका तापमान से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ आपका तापमान दिया है, ये पहला वाला कॉलम सेंटीग्रेड में, दूसरा कॉलम फ़ारेनहाइट और तीसरा कॉलम केल्विन में दिया है। तो जल का जमना क्या है आपका, कब जल का जमना सेंटीग्रेड में कब जमता है, तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जब वैल्यू हो जाएगी तापमान की, किसकी, जल की, तो उससे आप जमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जम जाएगा, बिल्कुल पक्का जम जाएगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट जो है उसमें 32 और केल्विन में आपके 273 इसकी वैल्यू रहेगी पानी के जमने की। ठीक है, कमरे का सामान्य तापमान आपको सेंटीग्रेड में बताना हो तो 27 बताओगे, फ़ारेनहाइट में बताना हो तो देखिए आपका 80.6 है। ठीक, और केल्विन में बताना हो तो 300 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री आपका सेंटीग्रेड में जो होती है वैल्यू 37 है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू है 98.6। ठीक, और केल्विन में आपसे पूछा जाए तो 310। तो ये आपका मानव का जो सामान्य तापमान है, कई बार आपसे पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जल का क्वथनांक, हाँ ये पूछ सकता है आपका 100 डिग्री क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका, ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में यदि पूछे तो 212, केल्विन में पूछे तो 373। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कुछ प्रमुख विटामिन है जिसके आविष्कारक हैं और कई बार आपसे पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर। तो जो विटामिन यदि आपसे पूछा जाए विटामिन के आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे फंक। विटामिन ए की पूछी जाए तो मैकुलन, विटामिन बी की पूछी जाए तो मैकुलन। तो आपको ध्यान रखना विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के क्या है, मैकुलन। और विटामिन केवल ओनली विटामिन का पूछा जाए तो यानी सभी विटामिन में
उनका श्रेय है आपका फंक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी, ऑलकट, ऑलकट ने विटामिन सी, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए विटामिन डी आपका हॉपकिंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, उपग्रहों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए पृथ्वी है आपका, ठीक है, ग्रह के नाम पहले कॉलम में संख्या इसकी दे रखी है और प्रमुख उपग्रह आपके बता रखे हैं। तो सबसे पहला आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है आपका चंद्रमा। ठीक, नेक्स्ट बुध, बुध का कोई भी आपका उपग्रह नहीं है, खाली स्थान यानी डैश में आपका प्रदर्शित है। नेक्स्ट, मंगल के आपके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, शुक्र का आपका एक भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये खाली स्थान है। चलिए नेक्स्ट, शनि, अब देखिए शनि के कितने हैं आपके, शनि के हैं आपके 62, ठीक है, जिसमें से क्या है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह टाइटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरुण 27 है, इसके दो उपग्रह का नाम आपको दे रखा है मिलिंडा एवं एरियल। चलिए नेक्स्ट, बृहस्पति जिसके 67 उपग्रह है, गैनीमेड जो उपग्रह है आपका, ठीक है, तो ये आपका बृहस्पति का है। तो आपसे पूछ सकता है बृहस्पति के एक ग्रह का नाम बताइए, तो आप गैनीमेड बता देंगे। चलिए नेक्स्ट, वरुण, वरुण के कितने उपग्रह हैं, 14, जिसमें से दो आपके फेमस हैं, एक ट्राइटन और नेरेइट। ये ट्राइटन है, ठीक है, ट्राइटन, ध्यान रखना ट्राई करके, टाइटन आपका शनि का है, ये ट्राइटन है, ठीक, तो ये वरुण के हैं, तो आपको ध्यान रखना है ट्राइटन और नेरेइट। अब देखिए कुछ प्रमुख पशु हैं और उनकी नस्लें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे गाय, गाय की 3 प्रमुख नस्लें हैं, साहिवाल, जर्सी और कॉकरेज, ठीक है, कांकरेज, सॉरी कॉकरेज नहीं है, कांकरेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भैंस, भैंस कौन सी होनी चाहिए आपकी प्रमुख नस्ल में, आपका मुर्रा है, बदावरी है, सोती है और जाफराबादी। बकरी आपकी क्या है, गद्दी, पश्मीना और मेहसाना। भेड़ आपकी कौन सी नस्ल की है, बदरबाहर, ठीक है ना, बदरबाहर, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर। सुअर की कौन सी नस्ल है, हेम्पशायर, लांड्रेस, यार्कशायर। घोड़ा की आपकी कौन सी है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। और मुर्गी के आपकी कौन सी नस्लें हैं, लेहार्न, मिनॉर्क और कार्निश। ठीक है, तो ये प्रमुख नस्लें हैं आपकी पशुओं की, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद आपके पादप रोग एवं उनके कारक। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया है, पहले रोग, दूसरे कॉलम में फसल, तीसरे में इसके कारण यानी कि कारक। देखिए सबसे पहले आपका ब्लास्ट यानी जौ का जो रोग है, जिसे आप ब्लास्ट के नाम से जानते हो, ये धान फसल से होता है और किसके कारण, फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक आर्म, तो ब्लैक आर्म जो है आपका किसका है, कपास का है, ये बैक्टीरिया नहीं कि जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है आपका खैरा रोग, ये धान से होता है, किसकी कमी से, जस्ता की कमी से होता है। चलिए अब इसके बाद है आपका रेड रोट, ये गन्ना से होता है फफूंद के कारण। टिक्का मूंगफली से होने वाला है और इसका कारण क्या है, फफूंद। लिटिल लीफ, ये किससे है, नींबू, ठीक है, नींबू की फसल से कॉपर की कमी के कारक है ये, ठीक है, जिससे ये फैलता है ये रोग। अब बिहीप टेल फूलगोभी, ये किसकी कारक है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण। और इरगोट बाजरा फसल है, फफूंद से होने वाला रोग है। फिर लिटिल लीफ आम में जस्ता की कमी के कारण है। ठीक है, चलिए तो ये आपके पादप रोग हैं, यानी कि पौधों में होने वाले रोग और उनके कारण मैंने आपको बता दिए। तो ये सभी जितने भी रोग हैं ये सभी पौधों में होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है आपको, प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनके इंपोर्टेंट श्वसन अंग हैं, तो देखिए जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्राणी, फिर उसके बाद श्वसन अंग। तो देखिए मनुष्य और पक्षी छिपकली के अंदर आपके फेफड़ा जो अंग है श्वसन लेने के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या यही प्रयुक्त होता है। ठीक, अब देखिए प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, इसमें आपके देखिए प्राणी दे रखे हैं पहली लिस्ट में, दूसरा है श्वसन अंग। इसमें जो है आपके देखिए मनुष्य, पक्षी और छिपकली दी है, ये इनका जो श्वसन अंग है वह फेफड़ा है। फेफड़ों के माध्यम से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट मछली, झींग और सीप, इनके जो फेफड़ा है उसको क्लोम बोलते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, श्वसन अंग, ये इसका क्लोम है जिससे ये सांस लेते हैं। चलिए केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से क्या करता है, सांस लेता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। मक्खी, टिड्डा और तिलचिट्टा, इनकी क्या होती है, श्वास नली होती है जिसके माध्यम से ये श्वास लेते। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके, विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण।
तो देखिए विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण एक यंत्र से किस प्रकार चेंज होता है तो ये देखेंगे। तो देखिए डायनामो आपका सबसे पहला, यानी डायनामो को आप जनरेटर के नाम से जानते हो, जनरेटर, ठीक है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जनरेटर ही कर सकता है क्योंकि उसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद देखिए विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद तीसरा है आपका मोमबत्ती। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है आपकी प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। नेक्स्ट लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लेते हैं। और सितार का क्या कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे थे विभिन्न यंत्र और उनके रूपांतरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मिश्रणों के प्रकार एवं उसके उदाहरण। सबसे पहला प्रकार और उदाहरण देखेंगे हम। देखिए गैसों में गैस, वायु, वायु के अंदर बहुत सारी गैस होती है, इसीलिए से आपके क्या बोलते हैं, गैसों में गैस। द्रव्य में गैस यानी सोडा वाटर, द्रव्य में द्रव्य नींबू रस एवं जल, और द्रव्य में ठोस समुद्री जल, और ठोस में ठोस मिश्र धातु और मिट्टी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद कुछ विशिष्ट विभिन्न चिकित्सा उपकरण हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला उपकरण है आपका चिकित्सा उपकरण और उपयोग दूसरे उसमें है। तो देखिए पहला आपका उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसे आप ईसीजी कहते हैं। ये हृदय में विकार का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। जितने भी टेस्ट होते हैं छाती के ईसीजी के द्वारा पता किया जाता है, जिससे हम हृदय की गति को भी नाप सकते हैं और उसमें आने वाली कमियों का भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका, नेक्स्ट आपका यंत्र है यानी कि उपकरण है आपका चिकित्सा उपकरण ईईजी, जिसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने में आपका ईईजी का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट सिटी स्कैन। इसके माध्यम से आप क्या करते हो, शरीर के संपूर्ण किसी भी भाग में जो विकृति होती है उसे आप पता लगा सकते हो। जैसे आपका हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो उसमें आप सिटी स्कैन का प्रयोग करते हो, जिसके माध्यम से एक्यूरेट आपका कोई भी विकृति है वह पता चल जाती है। अब देखिए इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्या है, पेसमेकर। इसमें क्या होता है, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु आप पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कृषि के विशिष्ट प्रकार आपको प्रदर्शित हैं। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अंगूर का उत्पादन को आप क्या कहते हैं, तो ये विटिकल्चर कहलाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है विटिकल्चर क्या है, तो आप बताओगे अंगूरों का उत्पादन को कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीसीकल्चर। इसमें पीसीकल्चर किसे कहते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसी को आप पीसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है, वह आपका जो पार्ट है वह सेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद है आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में क्या होता है, फूलों फलों यानी फलों फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन का इसमें पता किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एपीकल्चर। अधिक एपीकल्चर कैसे कहते हैं, शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन को आप एपीकल्चर कहते हो। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षणों का एवं संवर्धन को आप क्या कहेंगे, सिल्वीकल्चर कहेंगे। फ्लोरिकल्चर कैसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फूलों की कृषि की। नेक्स्ट अर्बरी कल्चर यानी वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को आप क्या कहते हैं, अर्बरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का संवर्धन। समुद्री जीव जितने भी हैं उनका संवर्धन क्या कहलाता है आपका, मैरीकल्चर, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि को आप क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। ठीक है, तो सब्जियों का अध्ययन यानी कि इसमें होता है, इसको ही आप क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। और ऑलिविकल्चर कैसे कहते हैं, ऑलिवी माने ऑलिव से आपको पता चल रहा है यानी कि ऑयल, तो जैतून की कृषि जितनी भी जाती है उसे ऑलिवी कल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें हम एक नजर में देखते हैं, कई बार इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि आपका है, ये 22 मई 1989 में परीक्षण में आया है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है 2000 से 3500 किलोमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अग्नि जो है 22 मई 1989 को 2000 से 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पृथ्वी 25 फरवरी 1988 को ठीक 150 से 250 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। इसके बाद त्रिशूल है आपका 5 जून 1989 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, तो आपका त्रिशूल का ये है। नेक्स्ट है आपका आकाश, ठीक 14 अगस्त 1990 और 25 से लेके 30 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक,
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।